जख्म इश्क की अधूरी दास्तां पार्ट 1 सीजन 2। सिन्हा मेंशन की आलीशान बालकनी से गिरती हुई परियों जैसी लाइट्स, लॉन में सजी रंग बिरंगी बलून की सजावट और हंसी ठिठोली में डूबे मेहमान, सब कुछ किसी जादुई शाम जैसा लग रहा था। लेकिन उस जादू में एक कोना ऐसा भी था जो खामोशी से भरा हुआ था। वहीं कोने में एक नन्ही सी बच्ची आरोही 5 साल की थी, गुलाबी फ्रॉक में, हाथ में एक छोटा सा केक लिए खड़ी थी। उसकी मासूम आंखों में एक ही इंतजार झलक रहा था। डैडी आएंगे ना बड़ी मम्मा? पवित्रा, रणवीर के बड़े भाई की पत्नी और आरोही की बड़ी माँ, उसके पास आकर धीरे से घुटनों के बल बैठ गई थी। पवित्रा ने उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, अरे आरू, देखो ना कितने प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं तुम्हें विश करने। चलो केक कट कर लेते हैं। आरोही ने जिद्दी मासूमियत से कहा, नहीं बड़ी मम्मा, डैडी ने कहा था वो आएंगे। मैं बिना डैडी के केक नहीं काटूंगी। पवित्रा उसे गले लगाकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता तैर रही थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। सिन्हा मेंशन की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। महल जैसा वो घर आज भी एक मासूम इंतजार की गर्माहट से भरा हुआ था। आरोही 5 साल की प्यारी सी बच्ची, जो अपने पापा रणवीर के इंतजार में थककर पवित्रा की गोद में सिर टिकाए हुए बैठी थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ही सवाल तैर रहा था, डैडी अब तक क्यों नहीं आए? पवित्रा, जो एक खुद माँ का दिल रखती थी, उसका सिर सहलाते हुए बोली, शायद कोई ज़रूरी काम आ गया होगा पापा को। आरू, लेकिन देखो ना, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आए थे, केक भी तैयार था, लेकिन तुमने कट ही नहीं किया। आरोही ने एक झलक भर उसे देखा और फिर धीरे से कहा, नहीं बड़ी मम्मा, आरू बिना डैडी के केक नहीं काटेगी। और दूसरी तरफ बारिश की कुछ पुरानी बूंदों की महक अभी मिट्टी में बाकी थी। वहीं एक अकेला आदमी बैठा हुआ था, रणवीर सिन्हा, काली शर्ट में भीगता हुआ। उसने अपनी घड़ी की ओर एक नज़र डाली। वक्त जैसे ठहर गया था। उसकी निगाहें उसी नदी की धार में गुम थीं जहाँ 6 साल पहले पल्लवी का हाथ उसकी हथेलियों से छूट गया था। रणवीर आज भी भीतर से टूटा हुआ था। तुम तो चली गई पल्लवी और सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा हूँ उसी मोड़ पर। मुझे आज भी तुम्हारे लौट आने का इंतज़ार है। तुम्हें वापस आना होगा पल्लवी। तभी उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। पवित्रा की कॉल, पार्टी की याद दिलाने वाले मैसेज, लेकिन रणवीर ने सबको अनदेखा कर दिया था। उसके हाथ में आज भी पल्लवी की तस्वीर थी, आंखें नम और दिल गैर हाजिर। वो शख्स जो कभी अपने केसों को लेकर जुनूनी था, वह अब खामोशी को ताक रहा था। सिन्हा मेंशन में रात के करीब 1:30 बज चुके थे। हॉल की लाइट्स धीमी थी, लेकिन पवित्रा के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, रणवीर भारी कदमों से अंदर आया। उसकी आंखों में थकान से ज़्यादा खालीपन था, जैसे ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही उठ चुकी हो। पवित्रा, जो लिविंग रूम में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, फ़ौरन खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से और दुख की मिलीजुली परछाई उसमें साफ दिख रही थी। पवित्रा ने सख्त लहजे में कहा, इतनी रात को आने का मतलब पता है तुम्हें रणवीर? आज आरोही का बर्थडे था और तुम कहाँ थे? फिर से गायब। रणवीर ने नज़रें नहीं मिलाई थीं। वह सीधे सोफे पर बैठ गया था और अपने माथे को दोनों हाथों से थाम लिया था। रणवीर ने धीरे लेकिन थके लहजे में कहा, मैं उसे नहीं भूल सकता भाभी। पवित्रा की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। मैं भी नहीं भूली हूँ रणवीर, लेकिन तुम्हारी बेटी हर घंटे दरवाजे की ओर देखती रही थी, बिना केक काटे सो गई। और पता है उसने क्या कहा? डैडी ज़रूर आएंगे। कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई थी। पवित्रा ने इस बार दर्द भरे लहजे में कहा, तुम्हारे दुख का मतलब ये नहीं कि तुम उसे उसके बचपन से ही दूर कर दो। पल्लवी चली गई, लेकिन उसकी निशानी तो आज भी हमारे बीच है ना? और मुझे मंजूर नहीं कि उसकी आंखों में एक भी आंसू आए रणवीर, एक भी नहीं। आरू भले ही तुम्हारी और पल्लवी की बेटी हो, लेकिन उसे मैंने पाला है और मैं अपनी बेटी की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकती। रणवीर की आंखें भी भर आई थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे थे। बस गर्दन झुकाकर उसने धीरे से कहा, मैंने उसे खो दिया भाभी, अब खुद को सज़ा दे रहा हूँ, लेकिन शायद अनजाने में मैं आरोही को भी सज़ा दे बैठा। रात के लगभग 2 बज चुके थे। रोशनी में सजे खिलौनों और गुड़ियों के बीच चुपचाप लेटी हुई आरोही, आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन मन इंतजार में जाग रहा था। रणवीर के कंधे पर जैकेट थी, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें लिए हल्की झुकी चाल में कमरे के अंदर आ गया था। उसकी नज़र जैसे ही आरोही पर पड़ी, उसका रुका रुका सा दिल फिर एक बार धड़कने लगा था। वो चुपचाप पास आया और बिस्तर के किनारे बैठकर बहुत ही हल्के हाथों से उसके माथे पर कंधे के नीचे बिखरे बालों को सुलझाया। रणवीर ने धीरे से कहा, माफ़ कर दो आरू, डैडी हर बार की तरह आज फिर लेट हो गए। आरू ही नींद में थी, लेकिन रणवीर का स्पर्श
पहचान गई थी। वह अचानक उठकर बैठ गई थी। उसकी आंखों में अधूरी उम्मीद और हल्की सी नाराजगी थी। आरोही ने गुस्से में मासूमियत से कहा, बड़ी मम्मा, आप डैडी को कह दें, आरू अब उनसे कोई बात नहीं करेगी। उन्होंने आरू को बहुत हर्ट किया है। और वो पवित्रा के गले से लग गई थी। रणवीर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। क्या नाराजगी में भी मेरी राजकुमारी को घोड़ी की सवारी पसंद है? उसने कहा और घुटनों के बल बैठ गया था। आरोही का चेहरा खिल उठा था। वह अपनी नाराजगी पल भर में ही भूल गई थी और झट से उसकी पीठ पर चढ़ गई थी। कमरे की दीवारों से टकराती उसकी हंसी जैसे उस घर में बसी हर उदासी को बहाकर ले गई थी। उसी वक्त पवित्रा किचन से केक लेकर आई, वही जो आज रात कट नहीं पाया था। उसने केक मेज़ पर रखा और हल्के से बोली, अब सब पूरा हुआ ना आरू? केक भी हैं, डैडी भी हैं और हमारी प्रिंसेस भी। रणवीर ने आरोही को नीचे उतारा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा मेरी जान। अब कोई वादा नहीं टूटेगा डैडी का। आरोही ने मासूमियत से उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, प्रॉमिस डैडी, पक्का प्रॉमिस? रणवीर ने उसके बालों को सहलाते हुए धीमे से मुस्कुरा दिया, लेकिन आंखों में वो गहराई अब भी छुपी हुई थी जिसे मासूम नजरें पढ़ नहीं सकती थीं। अब सो जाओ मेरी प्रिंसेस, उसने कहा और धीरे से उसे बेड पर सुला दिया था। कमरे की लाइट धीमे से बंद की और केक की मीठी महक में वो भी कड़वाहट छुपी रह गई थी जो रणवीर के अंदर धीरे धीरे फिर से उभरने लगी थी। दरवाज़ा बंद करते वक्त वो एक बार फिर पलटा। आरोही की नन्ही सी मुस्कान उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो झूठी मुस्कान ओढ़े आगे बढ़ गया था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, वो फिर से उसी सन्नाटे में डूब गया था जिसे वो हर रोज़ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में छुपा कर जीता था। लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़े होकर उसने सिगरेट सुलगाई। पहली कश के साथ ही उसके चेहरे पर वही पुरानी कोल्डनेस लौट आई थी। बिना किसी एहसास के, बिना किसी जुड़ाव के वो आज भी नहीं बदल सका था। वह फिर से पल्लवी की यादों में डूब चुका था। अगली सुबह एक शांत और छोटी सी कॉलोनी जहाँ डॉक्टर सहगल का घर खामोशियों में भी जिंदगी बुनता था। सूरज की रोशनी खिड़कियों से झांकती हुई अंदर आ रही थी। पल्लवी, या यूं कहो अदिति, किचन से निकली। उसके हाथ में स्कूल यूनिफॉर्म, टिफ़िन और स्कूल का बैग था। अंश, बेटा जल्दी आओ, स्कूल का वक्त हो गया है। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। पल्लवी उसे पूरे घर में ढूंढ चुकी थी। उसने सोफे के पीछे झांका, पर्दे के नीचे देखा, बाथरूम में भी दस्तक दी और यहाँ तक कि फ्रिज तक खोल कर देखा, लेकिन अंश का कुछ भी पता नहीं था। अंश! अब पल्लवी को सच में गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में आवाज़ लगाई, अगर अभी के अभी मेरे सामने नहीं आए ना, तो आज शाम तुम्हारे बर्थडे के लिए केक नहीं बनेगा, समझे? और तभी एक छोटी सी मुस्कान के साथ पर्दे के पीछे से एक नन्हा चेहरा झांकता हुआ बाहर आ गया था। एक छोटा सा शरारती बच्चा जो पल्लवी की पूरी दुनिया बन चुका था। पल्लवी को गुस्से में देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा, पर मम्मा, अगर मैं जल्दी दिख गया तो आपके साथ खेलने में मज़ा कैसे आएगा? पल्लवी ने आंखें तरेरी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान छुप नहीं पाई थी। तुम ना अंश, बहुत शैतान हो गए हो, बहुत परेशान करते हो मुझे। वो पल भर के लिए ठहर गई थी, लेकिन अंश की आवाज़ उस खामोशी को तोड़ दी थी। तो मम्मा, केक कैंसिल? पल्लवी ने झुककर उसे गोदी में उठा लिया था। तुम्हारे जैसे शैतान के लिए ना 2-2 केक बनाऊंगी, लेकिन स्कूल से जल्दी आना, वरना क्या? उस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा होगा, फिर कहना कि ये मेरा बर्थडे केक नहीं है। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुके हो। लेकिन अंश फिर से उसके हाथ से छूटकर भाग गया था। पल्लवी अंश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन छोटा उस्ताद उसकी पकड़ से निकलकर ड्राइंग रूम की ओर भाग चुका था। डॉक्टर सहगल सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अंश तेजी से भागते हुए ड्राइंग रूम में आया और उनकी गोद में छलांग मारकर बैठ गया था। नानू, देखो ना, मम्मा आज मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझे स्कूल भेज रही हैं। डॉक्टर सहगल ने चश्मा नीचे करते हुए हल्के से मुस्कुराए। उसकी मासूम शिकायत उनके चेहरे पर भी मुस्कान ले आई थी। अरे वाह, तो हमारे नन्हे शहजादे को स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है आज? पल्लवी ने थक हार कर मुस्कुराते हुए कहा। ये आप दोनों के प्यार का ही नतीजा है कि ये मेरी एक भी बात नहीं सुनता। तभी मिसेस सहगल ने मुस्कुराते हुए कहा, अदिति, तुम भी तो बचपन में ऐसी ही थी ना? पल्लवी एक पल के लिए ठहर गई थी, चेहरे पर हल्का सा अजीब भाव, जैसे कुछ याद करना चाह रही हो, लेकिन हर कोशिश अधूरी सी लगती थी। अंश ने उसे प्यार से देखते हुए
उसकी उंगली पकड़कर खींचा। मम्मा जल्दी चलो ना, वरना लेट हो जाऊंगा। पल्लवी अब फिर से मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ी थी। दिल से बेकरी। सुबह का समय। अदिति किचन में बेकिंग यूनिफॉर्म में थी। वह अपनी बेकरी में तरह तरह के केक्स और पेस्ट्रीज बनाया करती थी और हर सुबह की तरह आज भी वह बहुत सारी पेस्ट्रीज ट्राई कर रही थी। वह केक का बैटर मिक्स कर रही थी, लेकिन चेहरा कुछ खोया खोया सा था। हर हरकत में एक रूटीन भरा अपनापन था, लेकिन आंखों में जैसे कोई सवाल ठहरा हुआ हो। डॉक्टर सहगल और उनकी वाइफ सोफे पर बैठे हुए थे। टीवी ऑन था, लेकिन उनकी निगाहें कहीं और थीं। सहगल मैडम ने धीमे से कहा, वो रात आज भी जैसे कल की ही बात लगती है ना? जब अदिति को हम इस घर में लाए थे अपनी बेटी बनाकर। फ्लैशबैक। नदी किनारे 6 साल पहले की रात। बरसात की हल्की फुहार थी। नदी के किनारे कीचड़ और गीली ज़मीन पर एक युवती बेसुध पड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए और बालों में मिट्टी और चेहरा जख्मी था। डॉक्टर सहगल की गाड़ी की हेडलाइट्स उस पर पड़ी। वह चौंक गए थे, लेकिन वह उसकी पहचान नहीं जानते थे। पल्लवी अंश की डिलीवरी के बाद एक झोंपड़ी में थी। उसने आंखें खोली और घबराई नज़रों से देखा और धीरे से पूछा, मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? डॉक्टर सहगल की पत्नी की आंखें भर आई थीं यह सब सोचकर। अदिति अब केक को ओवन में रख चुकी थी और खिड़की से बाहर देखते हुए खोई सी बोली, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अतीत, कोई कहानी है जो अधूरी रह गई है, जख्म की तरह जो कभी पूरा नहीं भरता। डॉक्टर सहगल और उनकी वाइफ अभी बैठे हुए थे जब अदिति हाथ में केक की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्की थकावट थी। अदिति ने हंसते हुए कहा, मम्मा पापा ज़रा मेरी नई रेसिपी का जायका तो बताइए। आज सुबह सुबह अंश के लिए बनाया था, अब आप दोनों पर टेस्ट किया जा रहा है। उसने केक उनके सामने रखा। डॉक्टर सहगल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये मीठी बोली और ये मीठे खाने हमें एक दिन डायबिटीज़ ज़रूर करा देंगे। डॉक्टर सहगल ने चम्मच उठाया ही था कि तभी सामने लगी टीवी की बड़ी स्क्रीन पर न्यूज़ चल रही थी। सिन्हा इंडस्ट्रीज़ ने आज एक और बड़ी डील साइन की है। इस मल्टीनेशनल ग्रुप के चेयरमैन रणवीर सिन्हा जल्दी ही दिल्ली लौट रहे हैं। रणवीर सिन्हा का नाम सुनते ही अदिति के कदम रुक गए थे। टीवी स्क्रीन धुंधली होने लगी थी। एक अजीब सी खामोशी उसके अंदर उतर रही थी। उसने माथे पर हाथ रखा। उसके सिर में तेज दर्द उठ रहा था। वह एक कदम पीछे हटी। केक की ट्रे कांप रही थी। उसके दिमाग में फिर से पुरानी यादें कौंधने लगी थीं। उसके हाथ से छूटकर चम्मच फर्श पर गिर चुका था। अदिति ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, सिन्हा इंडस्ट्रीज? मैंने ये नाम पहले भी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर सहगल चौंक कर उठ गए थे। अदिति क्या हुआ बेटा, सिर में दर्द है? उसने कुछ पल तक जवाब नहीं दिया, फिर नज़रें उठाईं, पर उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। कुछ नहीं पापा, शायद थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। डॉक्टर सहगल की नज़रों में हल्की चिंता थी। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, आराम कर लो थोड़ा। वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई थी। उसने सिर पकड़ा हुआ था। एक के बाद एक फ्लैशबैक उसे आते रहे थे। काले कपड़ों में एक आदमी, किसी कार का दरवाज़ा, नदी में गिरती हुई खुद की परछाई और एक ज़ोरदार चीख, पल्लवी। दूसरी तरफ सिन्हा मैंशन की हवाओं में आज एक अलग ही खामोशी घुली हुई थी। जैसे हर दीवार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्दों को इजाज़त नहीं थी। हवाओं में फूलों की मध्यम सी महक थी, लेकिन दिलों में एक पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो गया था। डाइनिंग हॉल में सब बैठे हुए थे, लेकिन माहौल एकदम शांत था। एक बड़ी सजी हुई मेज़, लेकिन प्लेटों से ज़्यादा खामोशियाँ रखी हुई थीं वहाँ। शकुंतला देवी, घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य, अपनी बहू पल्लवी की याद में आंखें झुकाए बैठी थीं। सिद्धार्थ, उनका बेटा, और आरोही का चाचा टेबल के किनारे बैठे पानी के गिलास पर हल्के से उंगलियां फेर रहा था। वह डाइनिंग टेबल पर रणवीर और पल्लवी की खाली कुर्सियों को बहुत ध्यान से देख रहा था। पल्लवी के जाने के बाद रणवीर ने कभी भी डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना नहीं खाया था। पलक, सिद्धार्थ की पत्नी, और उनकी बहू आरती की थाली में कपूर सजाने में लगी थी, लेकिन आंखें बार बार सामने की खाली कुर्सी पर जाकर अटक रही थीं। और ठीक उसी समय हल्के गुलाबी फ्रॉक में छोटी आरोही सबके चेहरे पड़ने की कोशिश करती हुई अपनी प्लेट पर झुकी। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और अपनी मासूम आवाज़ में कहा,
दादी, अगर मम्मा आसमान में हैं तो क्या आज भी वो मुझे देख रही होंगी? उसकी मासूम सी आवाज़ सुनकर एक पल को सब रुक गए थे। सबके शब्द गले में ही अटक गए थे। दिल भर आया था। पलक ने जबरन मुस्कुराकर कहा, हाँ आरू, तुम्हारी मम्मा जहाँ भी हैं तुम्हें हर पल देखती हैं और शायद आज भी तुम्हारे लिए ही मुस्कुरा रही हैं। शकुंतला देवी की आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने सबको गौर से देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहा, आज उसकी बरसी है, शाम को पूजा रखी है, उसकी आत्मा को शांति मिले, बस यही प्रार्थना है। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज़ हॉल में गूंज उठी थी, बस कीजिए माँ, आपको कितनी बार मना कर चुका हूँ। सबने घूमकर दूसरी ओर देखा। वहाँ रणवीर खड़ा हुआ था, पल्लवी का पति और आरोही का पिता। उसके हाथ में अब भी पल्लवी की तस्वीर थी और आंखों में गुस्से की लपटें और दिल में इनकार की आग। पल्लवी मरी नहीं है, आप लोग ये क्यों नहीं समझते? कितनी बार बताना पड़ेगा आप लोगों को? वह कांपती आवाज़ में बोला। वो कहीं है लेकिन जिंदा है और जब तक मैं सांस ले रहा हूँ मैं उसकी बरसी नहीं मनाने दूंगा इस घर में। वह लौटेगी, वो मुझे और मेरी आरू को छोड़कर यूं ही नहीं जा सकती। आरू धीरे से डाइनिंग टेबल से उठी और अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, मम्मा सच में आएंगी क्या? उन्हें परियां छोड़कर जाएंगी क्या? रणवीर का दिल टूट रहा था। वो झुका, अपनी बेटी को गले से लगाया और एक भर्राई आवाज़ में बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा ज़रूर आएंगी और बहुत जल्द आएंगी। अदिति, जो उस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी, सिर पर हाथ रखे, तकिए में मुंह छुपाए, पसीने से भीगी हुई, उसके अतीत की यादों ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया था। एक और तेज चीख उसके जहन में गूंजी, पल्लवी। उसने घबरा कर आंखें खोली, सांसें तेज थीं और अतीत की परछाइयाँ फिर से लौट रही थीं। जहाँ एक और रणवीर की आंखों में पल्लवी की लौटने की उम्मीद थी और दूसरी तरफ पल्लवी जो खुद को ही भुला बैठी थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसका असली नाम क्या है। अब अतीत के गहरे हिस्से से जुड़ने लगी थी। अदिति का चेहरा अब भी थका हुआ था। वह बिस्तर पर ही बैठी हुई थी। उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसने दोनों हाथों से अपने सिर को थामे हुए था। गालों पर पसीने की लकीरें थीं। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन अब उन आंखों में हल्की सी चेतना थी। उसने तकिए से चेहरा उठाया और गहरी सांस ली और खुद को शीशे में देखा। थोड़ी देर तक वह खुद को ही देखती रही थी। वह अपनी ही आंखों में झांकती रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अदिति ने धीरे से खुद से कहा, क्या ये बस एक सपना है या कोई याद जिसे मैं भुला चुकी हूँ? वो धीरे धीरे उठी, वॉश बेसिन पर जाकर ठंडे पानी से चेहरा धोया और जब पलटी, मम्मा, एक छोटी सी आवाज़ बहुत मासूम और चहकती हुई कमरे में दाखिल हुई। अंश झट से भागा भागा पल्लवी के पास आया और कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में रंग बिरंगी पेपर स्ट्रिप्स और गुब्बारे थे। अंश ने एक्साइटमेंट में कहा, जल्दी आओ ना मम्मा, देखो मैं कितनी सजावट कर चुका हूँ। मैंने तो डेकोरेशन शुरू भी कर दी है। आज तो मेरा बर्थडे है ना मम्मा। अदिति ने एक सेकंड के लिए उसे देखा, फिर जैसे एक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई थी। अंश को यूँ मुस्कुराता देखकर उसे अपने जीने की वजह मिल जाया करती थी। वह शायद अपने अतीत को याद भी नहीं करना चाहती थी। उसने अंश को यूँ एक्साइटेड देखा, फिर जैसे एक मुस्कान उसकी थकी रूह पर दस्तक देने आई हो, वह झुकी, अंश को अपने सीने से लगा लिया था। अंश ने एक्साइटमेंट से कहा, देखो ना मम्मा, मैंने लिविंग रूम में अपने हाथ से हैप्पी बर्थडे लिखा है और आपने केक बनाया है ना मेरे लिए, स्ट्रॉबेरी वाला बड़ा सा। अदिति ने धीमी पर सच्ची मुस्कान के साथ कहा, सच तो आज का दिन तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे प्रिंस का बर्थडे है और मम्मा बड़े बड़े केक ना बनाए, ऐसा हो सकता है अपने प्रिंस के लिए? अंश ने गर्व से कहा, हाँ मम्मा, और आज तुम बिल्कुल भी उदास नहीं रहोगी, प्रॉमिस। अदिति की आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने अंश के गाल पर किस किया और धीरे से कहा, प्रॉमिस बेटा। अंश रंगीन कागज़ों से दीवारें सजा रहा था। टीवी पर उसका फेवरेट कार्टून चल रहा था और मिसेस सहगल और मिस्टर सहगल उसके साथ डेकोरेशन में हेल्प कर रहे थे और उसकी इन प्यारी प्यारी हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अदिति अंश के साथ मिलकर एक बर्थडे हेड बना रही थी। उसकी मुस्कान अब थोड़ी ठहरी हुई लग रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ हिस्सा धीरे धीरे फिर से जुड़ रहा हो। लेकिन उसकी आंखें अब भी अतीत की काली गहरी परछाइयों में खोई हुई थीं, जैसे रह रहकर कुछ तलाश कर रही हों।
कुछ जो खुद उसके भीतर ही छिपा हुआ था। तभी अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी यादों से खींच लिया था। मम्मा चलो ना, केक कट करते हैं, मुझे अपने गिफ्ट्स भी तो देखने हैं। पल्लवी मुस्कुराकर उसके साथ चल दी थी, लेकिन अतीत की यादें अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अगली सुबह बेकरी का किचन। सुबह 5:30 बजे अदिति यानी पल्लवी ने नीले रंग का एप्रन पहन रखा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में नई ऊर्जा। ओवन से निकलती वनीला और चॉकलेट की मीठी खुशबू ने किचन को महका रखा था। अदिति खुद से ही बड़बड़ाई, 15 रेड वेलवेट, 10 ब्लूबेरी चीज़ केक और 8 स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, सब टाइम पर होना चाहिए। वो ट्रे में पेस्ट्री सजा रही थी। हर एक पर क्रीम की परत उतनी ही परफेक्ट थी जितनी वे हमेशा से बनाती थी, जैसे पल्लवी हमेशा बनाया करती थी। बाहर से अंश की आवाज़ आई, मम्मा। लगभग सुबह के 7:45 बज चुके थे। मम्मा, मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ। सुनो अंश, पल्लवी ने किचन से ही आवाज़ देते हुए कहा, तुम्हें आज सिद्धांत अंकल स्कूल छोड़ेंगे, मम्मा को पेस्ट्री डिलीवर करने जाना है, उसने अंश को समझाते हुए कहा। वह बाहर आई, उसने अंश को किस किया, बैग दिया और फिर खुद स्कूटी पर बैठकर निकल गई थी बेकरी शॉप की तरफ। पल्लवी ऑनलाइन ऑर्डर्स पर सभी बेकरीज के लिए केक बनाया करती थी। उसके केक्स की रेसिपी सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर थी। बेकरी शॉप के बाहर सुबह 8:45 बजे अदिति ने स्कूटी से उतरकर ट्रे निकाली। चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में थोड़ी बेचैनी, जैसे किसी अनजानी जगह की तरफ कदम बढ़ा रही हो। उसके दिल में ऐसी बेचैनी शायद पहली बार ही थी। जैसे ही वे बेकरी के अंदर पहुंची, डोरबेल की आवाज़ हुई। बेकरी स्टाफ ने कहा, मैम, एक नया कॉर्पोरेट क्लाइंट आया है, खुद मिलने आए हैं, उन्हीं के लिए ऑर्डर था जो आपने तैयार किया है। अदिति ने सरप्राइज होकर पूछा, अभी? किस नाम से है? सिद्धार्थ सिन्हा मैम। अदिति का हाथ वहीं रुक गया था। पल भर को उसकी सांस थम गई थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर हाई राइज कॉर्पोरेट टावर पर रणवीर का पर्सनल ऑफिस। सुबह 11 बजे पल्लवी के जाने के बाद रणवीर ने खुद को बिजी करने के लिए अपने ही फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। रणवीर सिन्हा आज एक ऐसा नाम था जो पूरे कॉर्पोरेट जगत में ताकत, अनुशासन और कंट्रोल का प्रतीक था। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, आग, गुस्से की झुंझलाहट और टूटे हुए इंतज़ार की कसक। उसके ऑफिस में बड़ी शीशे की दीवारें थीं जहाँ से पूरा शहर दिखता था। जो रणवीर पल्लवी से जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, आज उसे खोकर एक सख्त और इमोशनलेस इंसान में बदल चुका था। ऑफिस में खड़े सभी लोग रणवीर को देख रहे थे, पर रणवीर की निगाहें सिर्फ टेबल पर रखी उस फाइल पर थीं जिसे सामने बैठे डिटेक्टिव्स लेकर आए थे। रणवीर गुस्से में उठा, कुर्सी पीछे सरकाई और उसके एक शब्द एक तेज़ सख्त आवाज़ में फूटे, 6 साल, 6 ईयर्स। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। एक लड़की, एक इंसान को ढूंढने में तुम्हें 6 साल लग गए, लेकिन अब भी तुम लोग उसका पता नहीं लगा पाए। मैंने तुम लोगों को इतना पैसा दिया और नतीजा वही रटी रटाई लाइनें, कोई सुराग नहीं मिला सर। डिटेक्टिव्स के माथे झुके हुए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। रणवीर उनकी ओर बढ़ा। उसकी चाल में वही पावर थी जो कभी शेयर बाजार में हलचल मचा देती थी। रणवीर ने टेबल पर रखी फाइलों को पलटा और एक एक पेज को ध्यान से देखा, फिर गुस्से में उन सभी फाइलों को ज़मीन पर बिखेर दिया था। तुम्हें मैंने इसलिए हायर नहीं किया कि हर महीने खाली रिपोर्ट्स लाकर मेरी उम्मीदों को फिर से मार दो। तुम सबने ये समझा क्या है कि पल्लवी बस मेरा प्यार थी? नहीं, उसकी आवाज़ हल्की कांपने लगी थी, पर वो खुद को संभाल गया था। वो मेरी ज़िंदगी थी, समझते हो ना, मेरा सब कुछ। और तुम सब सिर्फ एक चेहरा तक नहीं ढूंढ पाए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। रणवीर का चेहरा गुस्से और हताशा से तमतमाया हुआ था। फिर रणवीर ने बर्फ सी ठंडी आवाज़ में कहा, आज के बाद अगर मैंने किसी के मुंह से ये सुना कि सर, हमें मैडम का कुछ पता ही नहीं चला, उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला, और अगर मैंने फिर से इस जैसी बकवास सुनी, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस केस से ही नहीं, अपनी कंपनी से भी बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। अगली रिपोर्ट में मुझे जवाब चाहिए या उसका चेहरा। डिटेक्टिव सिर झुकाए बाहर निकल गए थे। रणवीर ने गहरी सांस ली और अपने अंदर आए गुस्से को शांत करने की कोशिश की। उसने टेबल पर रखे पल्लवी के पुराने स्केच को उठाकर देखा।
उसका चेहरा कुछ पल के लिए पिघल गया था। तुम कहीं नहीं जा सकती पल्लवी। मुझे यकीन है तुम कहीं ना कहीं हो और एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया ही क्यों ना पलटनी पड़े। क्या पल्लवी और रणबीर का आमना सामना होगा? क्या बीते जख्म फिर से हरे होंगे या फिर इश्क की ये अधूरी दास्तां पूरी हो जाएगी? दोस्तों, तो प्यार है किसी और का सीज़न 2 आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।